राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर को क्या होता है राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। तो करंट अफेयर की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीर का संबंध किससे है। जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने अभी बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं। इनमें से भारत के कितने स्थानों को कौन सा अवार्ड मिला है ये हम डिस्कस करेंगे। तो यूनेस्को का जो अवार्ड है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ये अवार्ड पंजाब के दो स्थान है, रामबाग गेट और प्राचीर, इनको दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूनेस्को का ये अवार्ड है ये भारत को मिला है। तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे मिला है, रामबाग गेट और प्राचीर को, ये पंजाब का है। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें भारत के कितने स्थान शामिल हैं, 42। 42वां कौन सा है, होयसल मंदिर कर्नाटक। और 41वां कौन सा है, शांति निकेतन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर है उसमें भारत की 15 शामिल हैं। अभी 15वीं नवीनतम जो शामिल हुई है वो कौन सा है, गरबा नृत्य है। क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क है, इसमें शामिल होने वाले दो जो ज़िले हैं वे कौन से हैं, एक तो कोझिकोड केरल का है, एक ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी शामिल हुए हैं। नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी है, 15वें नंबर की गरबा नृत्य है। विश्व धरोहर कौन सी है, होयसल मंदिर कर्नाटक का है, 42वें नंबर का। टोटल 42 शामिल हैं। 41वां शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल का, 42वां होयसल मंदिर, और 40वां कौन सा है, धोलावीरा गुजरात का। और जो यूनेस्को है इसने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड है, ये तो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को मिला है। और इसमें एक अवार्ड ऑफ मेरिट है, ये भी किसको मिला है, ये हरियाणा की चर्च ऑफ एपिफेनी को मिला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा वालों के लिए। अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन है, इसका अवार्ड किसे मिला है, कर्णिकारा मंडपम कुनमंगलम भगवती मंदिर केरल का है, ये इसको दिया गया है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है ये। और इसका निर्माण किसने किया था, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। जो शांति निकेतन है 41वें नंबर की विश्व धरोहर है यूनेस्को की, वो कहाँ पर है, वो इसी के अंदर है, विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो WHO ने कोरोना के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है, JN1 को। अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें तो निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया, इसमें क्या होता है, हमें निकट की वस्तुएं हैं वे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस लगवाते हैं, अवतल लेंस यानी कि कनकेव। दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस लगवाते हैं, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल कन्फ्यूजिंग हैं और बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। किस रोग को हैंसन रोग कहा जाता है, तो कुष्ठ रोग है उसको क्या कहा जाता है, हैंसन रोग। और इसी का दूसरा नाम क्या है, लेप्रोसी। काली मौत किसे कहते हैं, प्लेग को। और प्लेग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया। ये जरूर याद रखना है क्योंकि आजकल यही पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी प्रोटोजोआ से होती है। तो बैक्टीरिया से क्या होती है, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा। ये जो अभी संसद द्वारा पास हो चुका है ये राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक है, ये किसको रिप्लेस करेगा, भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885। 138 साल पुराना ये अधिनियम है, इसकी जगह कौन सा अधिनियम आएगा,
राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक। और इसका उद्देश्य क्या है, जो फर्जी सिम होती है उनको बंद करवाना। अगर किसी के पास फर्जी सिम है तो उस पर 3 साल की तो सज़ा होगी और 50 लाख का जुर्माना होगा। इससे फर्जी सिम से क्या होगा, जो साइबर अटैक होते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल करके कहते हैं कि आपका एटीएम बंद हो चुका है, आप ओटीपी बताइए, ये लिंक है। तो इस तरह की जो सिम से नंबर आते हैं उन सभी को बंद करने के लिए ये जो नया विधेयक है ये पारित हुआ है, राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक। और ये किसको रिप्लेस करेगा, भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885 का। अगर हम यहाँ पर संसद की बात करें तो संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलकर क्या बनती है, हमारी संसद। और संसद का आर्टिकल कौन सा होता है, 79। यहाँ पर 1885 लिखा हुआ है और 1885 को देखकर क्या याद आता है, जो आईएनसी है इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और जो राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक है इसका और क्या काम है, जो इमरजेंसी में, अगर हमारे देश में कभी भी इमरजेंसी लगेगी, उसमें मोबाइल सेवा नेटवर्क है इनको बंद कर सकते हैं। इसमें हमारी पूरी पावर किसके पास होगी, भारत सरकार के पास होगी। और जो ओवर द टॉप ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है इससे बाहर करने के लिए ये लाया गया है। इसके ये 3-4 उद्देश्य हैं, तो बस ये याद रखना है। ये किसको रिप्लेस करेगा, भारतीय टेलीग्राम अधिनियम है 1885 का, इसको रिप्लेस करेगा। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये कब का है, 2000 का। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब का है, 2005 का। राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन सा है, 2009 का। और एक संसद के द्वारा ये बिल भी पास हो चुका है, नारी शक्ति वंदन एक्ट है ये, 106वां संविधान संशोधन है ये। और बिल कौन सा था, 128वें नंबर का था। इसमें क्या था, जो लोकसभा और विधानसभा है इसमें महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 33%। ये था नारी शक्ति वंदन एक्ट। लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा, क्योंकि 2026 में परिसीमन आयोग बैठेगा ना, उसके बाद ये जो एक्ट है ये लागू होगा। नारी शक्ति वंदन एक्ट, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, 2026 से ये लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो टैगोर साहित्य पुरस्कार है, इससे किसे मिला है, सुकृता पोल कुमार है, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। और किस लिए दिया गया है, साल्ट और पेपर साहित्य के लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर हम टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर यह अवार्ड है। साहित्यिक मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले साहित्य में पहले व्यक्ति कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि जो पुस्तक है उसके लिए दिया गया था 1913 में, उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड रखा गया है, टैगोर साहित्य पुरस्कार। अगर हम मेन पुरस्कार की बात करें, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, डेनियल ब्रेनबोइम को। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, संजीव जो मुझे पहचानो साहित्य के लिए। ये जो पुरस्कार हैं ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। और जो साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। ये क्वेश्चन अभी पीछे पूछा गया था कि साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1956 में। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, ये कल भी बताया था। और हिंदी का जो अभी है 2023 में किसे मिला है, संजीव को। ये उत्तर प्रदेश के हैं, मुझे पहचानो उपन्यास है इनका। 24 भाषाएं, एक तो 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और दो, एक तो इंग्लिश और एक राजस्थानी, ये 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। कल मैंने क्लास में बताया था। ये 33वां व्यास सम्मान है, ये किसे मिला है, पुष्पा भारती को। किसके लिए मिला है इसे, ये यादें यादें यादें, ये इनका उपन्यास है, इसके लिए इन्हें दिया गया है। बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार है 2023 का, किसे मिला है, जॉन फासे को। और इसको याद करने की ट्रिक क्या थी, साहित्य में ना फंस मेरी जान। तो जॉन फासे को साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और पहला भारतीय जिसको साहित्य में नोबेल मिला था वो कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो किसान दिवस है ये कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। अभी 22 दिसंबर गई है, 22 दिसंबर को तो गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को
किसान दिवस मनाया जाता है और चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह ये हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री हैं और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। तो चौधरी चरण सिंह, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। और इनका समाधि स्थल है, उसका नाम क्या है? किसान घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है? राजस्थान। अगर हम बात करें यहाँ पर एनर्जी की, जो एनर्जी है उसकी यूनिट क्या क्या है? जूल, अर्ग और कैलोरी। ये तीनों किसकी यूनिट है? एनर्जी की। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। सूर्य पर ऊर्जा निर्माण में कौन सी अभिक्रिया होती है? जो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन मिलकर इसमें क्या बनाते हैं? हीलियम। और नाभिकीय संलयन इस अभिक्रिया को कहते हैं। और सूर्य से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य की सबसे पहली परत कौन सी है? कोरोना, जो सूर्य ग्रहण के टाइम पर दिखाई देती है हमें। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था अभी पीछे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? एक तो सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में जब चंद्रमा आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये याद रखना है क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था हाल ही के पेपर में। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो एनर्जी है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका है उसका शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा है ये किस फॉर्म में संचय होती है? एटीपी मोलिक्यूल से। एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसके रूप में हमारे शरीर में जमा होती है ये। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये पहली भारतीय हैं, ये कौन है? वीटा दानी। ये अभी शामिल हुई हैं, पहली भारतीय हैं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। सेवेलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर, ये अवार्ड कहाँ का है? ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और ये किसे दिया गया है? ललितांबिका को दिया गया है। और ये ललितांबिका कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा गगनयान मिशन है, अंतरिक्ष में मनुष्य को ले जाने वाला है, उसका नाम क्या है? गगनयान। उसकी हेड कौन है? ललितांबिका। ये याद रखना है कि जो गगनयान है ये मनुष्य को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा, उस मिशन का नाम है गगनयान। अगर समुद्र में जाएगा, मतलब मनुष्य को समुद्र के अंदर लेके जाएगा, उस मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है? वैशाली रमेश बाबू। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षिता कृष्णमूर्ति। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फिबोस। जो डिमोस है वो सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है? डोम राजू गुकेश इसका विजेता है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप है, इसके विजेता कौन है? कार्लसन। और ये कहाँ पर हुई थी? बाकू अजरबैजान में। उपविजेता कौन है? आर प्रज्ञानन। ये भारत के हैं उपविजेता। अमेरिका ओपन 2023 के विजेता कौन है? जो साल का एंड होता है वो किस ओपन के साथ होता है? अमेरिका ओपन, सबसे लास्ट में होता है ये। और इसके विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक। कमेंट करके बताना कि ये महिला में किसने जीता है अमेरिका ओपन 2023। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना ये किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह। अगर हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा है जहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है?
सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। और सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है ये भी बताना कमेंट करके। और रोहतांग सुरंग है, हिमाचल प्रदेश में थी रोहतांग सुरंग, उसका नया नाम क्या रख दिया गया है, अटल सुरंग। और ये स्थान है हिमाचल प्रदेश के, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि डलहौजी, कुल्लू, धर्मशाला, ये जो घूमने के स्थान है ये कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिका में खोजी गई प्रजाति ऑस्ट्रियोपेलिन हेलानिची का संबंध किससे है। तो ये अंटार्कटिका में ये प्रजाति किसकी है, समुद्री मकड़ी है, ये मिली है, इसकी प्रजाति है ये ऑस्ट्रोपेलिन हेलानिची। और ये कहाँ पर मिली है, रोस सागर है अंटार्कटिका में, वहाँ पर मिली है। इसकी 4 आँखें हैं और जो और मकड़ी होती है ना उनके साइज में इसके पैर बहुत बड़े बड़े हैं। और ये सांस लेने के लिए भी किसका यूज़ करती है, पैरों का यूज़ करती है। और इसकी 4 आँखें हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोस सागर है ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विंसन। और अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। और अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट इरेबस। और अंटार्कटिका में भारत ने रिसर्च स्टेशन लगाए हुए हैं, कौन कौन से हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। और अभी शीतकालीन आर्कटिक में भारत ने भेजा है, पहला शीतकालीन मिशन है वो कहाँ पर भेजा है, वो आर्कटिक में भेजा है। इमादरी स्टेशन कहाँ पर है भारत का, आर्कटिक में है। और अंटार्कटिका में कौन से हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर किसी ने राज्यों पर वीडियो नहीं देखी है तो राज्यों की वीडियो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि राज्यों में जितने भी हैं उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिनसे जितने क्वेश्चन बनते हैं वे सभी उसमें कवर कर दिए गए हैं। और बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक करा करो, शेयर करा करो और चैनल में सब्सक्राइब करा करो।